नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीबी प्रजापति और आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर थर्ड यूनिट स्टरलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी एंड ऑपरेशन थिएटर। इससे हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ-साथ हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना? आपका इस बेटर विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और आई होप कि आप बहुत खुश होंगे अपने जीवन में। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन ना तो लेने का और ना ही देने का। है ना? अपने ऊपर वर्क करने का। जब आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आप समाज की नज़रों में आने लगते हैं। क्या हम समाज की नज़रों में आने के लिए कार्य कर रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है ना? हमें अपने जीवन में खुश रहना है। हाँ, बोलोगे ज्ञान देने लग गया, है ना? तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और हम टाइम ना गँवाते हुए हम मेहनत करते हैं, है ना? अपन दोनों मिलके कार्य करते हैं। चलिए बात करते हैं स्टरलाइज़ेशन आखिर होता क्या है? तो आपको याद रखना है स्टेरिलाइज़ेशन स्टेरिलाइज़ेशन को हम कहते हैं निसंक्रमण, है ना? निसंक्रमण यानी कि वह अब संक्रमण रहित है, यानी कि अब संक्रमण नहीं है, फिर वो चाहे सजीव सतह हो या निर्जीव सतह हो, है ना? निर्जीव सतह सर कैसे? कि मतलब जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर है या फिर गौशाला की जो फर्शें हैं, है ना? गौशाला की जो फर्शें हैं, ऑपरेशन थिएटर की जो फर्शें हैं, है ना? और देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आखिर वो तो कहीं न कहीं निर्जीव में आएँगे। आएँगे कि नहीं आएँगे? तो उन्हें हम क्या कर रहे हैं स्टरलाइज़ कर रहे हैं, यानी निसंक्रमित कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें बिल्कुल पूरी तरह से संक्रमण रहित हो जाए, यानी कि अब कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं बने। वैसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निसंक्रमण कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर निसंक्रमण की परिभाषा क्या हो सकती है सर? है ना? क्या हो सकती है परिभाषा? तो सूक्ष्म जीवों की वे सभी अवस्थाएँ मैं क्या बोला कि सूक्ष्म जीवों की वे सभी अवस्थाएँ जो पूर्णतः नष्ट हो जाएँ, वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टरलाइज़ेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं मैंने आपके लिए लिख दिया हूँ कि स्टरलाइज़ेशन वह एक ऐसी पूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सभी सूक्ष्म जीवों की जो भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं, जो कहीं न कहीं ग्रसित कर सकती हैं, रोग उत्पन्न कर सकती हैं, फिर तो उसे अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, है ना? विभिन्न प्रकार के उनके जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु का मतलब सर क्या होता है? स्पोर से, वो ऐसे स्पोर होते हैं, जो कहीं न कहीं यदि हम उनके कॉन्टैक्ट में आए तो हम क्या हो जाएँगे? रोग से ग्रसित हो जाएँगे। उसी चीज़ को, स्पोर को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टरलाइज़ेशन करते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। यह संक्रामक रोग को फैलाने से क्या करता है? स्टरलाइज़ेशन की प्रक्रिया रोकती है ना? ऑपरेशन थिएटर लैब में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। उपकरणों यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम लैब में उपयोग करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग करते हैं, वो सभी उपकरणों को शुद्धता बनाए रखने के लिए, उन्हें निसंक्रमण से यानी कि संक्रमित रहित करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टरलाइज़ेशन का प्रयोग करते हैं। है ना? अब देखिए कि स्टरलाइज़ेशन किस-किस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक कर सकते हैं फिज़िकल यानी कि भौतिक रूप से, एक कर सकते हैं रासायनिक रूप से, एक कर सकते हैं गैसीय रूप से, गैस का प्रयोग करके और एक कर सकते हैं विकिरणों का प्रयोग करके। सर क्या होता है विकिरण? है ना? क्या होता है ना? यानी कि मैं पीपीटी में देखा जाए तो थोड़ी-सी कम मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा तो जो मैं बोलूँ उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है ना? मेरे को बस 15 मिनट सुन लीजिए, है ना? बेहतर फ़ील करेंगे आप। चलिए बात करते हैं निसंक्रमण यानी कि फिजिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकल मेथड मैंने शो ऑफ भी कर दिया है कि जो मॉइस्ट हीट होता है और ड्राई हीट, है ना? मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट यानी कि देखा जाए तो हम नमी युक्त यानी कि ताप कह सकते हैं या भाप कह सकते हैं और वहीं बात करते हैं ड्राई हीट यानी कि शुष्क ताप। अब चलिए बात करते हैं कि जो मॉइस्ट हीट होता है, हम तो किसमें प्रयोग करते हैं? ऑटोक्लेव में, है ना? ऑटोक्लेव में 1 यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस है ना तापमान का प्रयोग करते हैं और 15 पीएसआई दबाव देकर के 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। क्या किया जाता है 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। आपको यदि ऐसे देखा जाए तो देता है और कि 15 से 20, 15 से 30, है ना? 40 से 50, है ना? मिनट यानी कि देता है ऐसे तो आपको क्या लगाना है 15 से 20 मिनट या फिर एग्ज़ैक्ट डाटा देता है कि 15 मिनट तो आपको क्या करना है 15 मिनट भी लगा देना है। यह किसमें प्रयोग करते हैं मेरे मित्रों? तो हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं प्रयोग करते हैं जैसे कि हो गया सीज़र हो गया, फोर्सेप्स हो गया, सर्जिकल पैक की बात करें, एप्रॉन की बात करें, गोवेन या ड्रैप की बात करें, सूचर मटेरियल की बात करें, कल्चर मीडिया की बात करें, सॉल्यूशंस, ड्रेसिंग, कॉटन, आर्टिफिशियल वेजाइना को यदि हमें संक्रमित करना है तो कहीं न कहीं हमें ऑटोक्लेव का प्रयोग करना चाहिए।
वहीं बात करते हैं ड्राई हीट की, तो ड्राई हीट में देखा जाए तो 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस और आपको कहीं न कहीं इतना याद रखना है कि एक जी यदि एग्ज़ैक्ट डाटा की बात करें तो 160 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है और एप्रॉक्स हमें 1 आवर या 2 आवर, है ना? क्या करना चाहिए, उसे गर्म करना चाहिए मेटल के औज़ार फॉर सब सीज़र या फिर बात करें तो जो ग्लास स्लाइड होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, बीकर होते हैं, बॉटल ग्लास, सिरिंज जो हो गया, पैराफिन ऑयल पाउडर हो गया, इनको निसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए बात करते हैं अपना गैसीय, आप मेरे साथ लिखिएगा रासायनिक निसंक्रमण, केमिकल स्टरलाइज़ेशन इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 70% इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं निसंक्रमण के लिए, है ना? उदाहरण के लिए बात करें तो इंजेक्शन साइट यदि हमें तैयार करना है, तो हम रसायन कहेंगे जैसे इंजेक्शन लगाना होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं कॉटन से साफ करते हैं, है ना? स्टरलाइज़ करते हैं, किसे? बॉडी को। जहाँ हमें क्या करना है सर्जरी करना है, इंजेक्शन लगाना है, स्काल्पल ब्लेड और नीडल को स्टरलाइज़ करने के लिए हम रासायनिक निसंक्रमण का प्रयोग करते हैं। वहीं गैसीय निसंक्रमण का प्रयोग करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि कैथेटर, ग्लोव्स, स्टेथोस्कोप, एंडोस्कोप को स्टरलाइज़ करने के लिए। वहीं जो विकिरण जो होता है, जो रेज़ होती हैं, उनसे हम स्टरलाइज़ेशन करते हैं आयोनाइज़िंग आयोनाइज़िंग और नॉन आयोनाइज़िंग। तो आयोनाइज़िंग रेडिएशन की बात करें तो गामा रेज़ होती हैं और आयोनाइज़िंग रेडिएशन की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर को यानी कि पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेज़ जिन्हें कह सकते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं कि यूवी रेज़ से हम किसका कर सकते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज़ करने के लिए वहीं तेज़ धार वाले उपकरणों को यदि हम स्टरलाइज़ करना चाहें या स्काल्पल ब्लेड जो है ना एग्ज़ाम्पल हो गए, नीडल हो गया, इससे यदि स्टरलाइज़ करना है तो गामा रेज़ से भी कर सकते हैं। तो हमने 3 निसंक्रमण विधियाँ को क्या किया 4 बात करें तो वो क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। तो आपको ये चीज़ आई होगी समझ में। बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज़ करते कैसे हैं? तरीके क्या अपनाए जाते हैं तो आपको याद रखना है फ्यूमिगेशन का, है ना? फॉगिंग जिसे कहते हैं, सरफेस डिसइन्फेक्शंस, वेंटिलेशन, ओटी में उचित एयर सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं वेंटिलेशन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम हेपा फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। सरफेस डिसइन्फेक्शन की बात करें तो फर्श और दीवार को क्लोरहेक्सिडाइन या सोडियम हाइपोक्लोराइट को से साफ करना। है ना? फ्यूमिगेशन की बात करें तो फ़ॉर्मेल्डिहाइड गैस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं फ्यूमिंग करते हैं या फॉगिंग करते हैं जिससे कीटाणु रहित हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं, तो ये हुई हमारी कुछ ख़ास चीज़ें जो हम ऊपर-ऊपर से देख लिए हैं, है ना? महत्वपूर्ण सावधानियाँ की यदि बात करें तो स्टरलाइज़ेशन के दौरान हमेशा पीपीई किट या मास्क, ग्लोव्स पहनें, ऑटोक्लेव को ओवरलोड ना करें और ओटी में फ्यूमिगेशन के बाद पर्याप्त समय 12 से 24 घंटे का अंतर रखें। उपकरणों को प्री क्लीनिंग करना अनिवार्य होता है। तो ये चीज़ आपने ऊपर-ऊपर से देखा होगा, मैंने ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं है ना? अब बात करेंगे, हमारा मेन मुद्दा क्या था कि हमें क्या करना है अपने अ, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, हम उन्हें करेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं आगे कि स्टरलाइज़ेशन की सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो मैंने आपको बताया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का तापमान क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस, है ना? 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड्स यानी कि पीपीएस और बात करते हैं 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, है ना? तो आपको ये रेंज में याद करना है। हॉट एयर ओवन का उपयोग किसमें होता है? तो ड्राई हीट स्टरलाइज़ेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर फ्यूमिगेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो फ़ॉर्मेल्डिहाइड जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। सर्जिकल उपकरणों के लिए क्या सही है? ऑटोक्लेव। रबर के दस्ताने स्टरलाइज़ करने की विधि ऑटोक्लेव या कम दबाव, है ना? ऑटोक्लेव जिसमें हम कम दबाव का उपयोग करके रबर के दस्ताने स्टरलाइज़ कर सकते हैं, है ना? अल्कोहल का सांद्रण जो कीटाणुनाशक है, वह 70% है ना? यानी कि 70% अल्कोहल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसके लिए? कीटाणुनाशक के लिए। वो वोविडिक टेस्ट किसका परीक्षण है? तो ऑटोक्लेव की जो कार्य क्षमता होती है, उसे मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोविडिक टेस्ट लगाते हैं। बात करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है? तो बीजाणु स्पोर्स है ना? कल्चर मीडिया स्टरलाइज़ेशन ऑटोक्लेव को कहे है ना? तो कल्चर मीडिया का यदि हम स्टरलाइज़ेशन करना चाहें तो ऑटोक्लेव में भी कर सकते हैं। ठीक? तो ये चीज़ आपको आई होगी समझ में। चलिए बात करते हैं कि यूवी लाइट का उपयोग हम एयर स्टरलाइज़ेशन ऑपरेशन थिएटर है ना? वो करने के लिए निसंक्रमित करने के लिए हम करते हैं। गामा विकिरण का उपयोग हम प्लास्टिक उपकरणों हेतु करते हैं। प्लास्टिक उपकरणों को यदि हम स्टरलाइज़ेशन करना है, स्टरलाइज़ करना है, तो हम गामा विकिरण का भी प्रयोग करें कर सकते हैं। है ना? तो क्या ये सही है प्लास्टिक उपकरण? हाँ, तो बिल्कुल सही है ना? तो आपको क्या करना है, याद रखना है। एंटीसेप्टिक और डिसइन्फेक्टेंट में अंतर क्या है? तो एंटीसेप्टिक जो होता है, जीवित ऊतकों पर उपयोग किया जाता है निसंक्रमित करने के लिए और डिसइन्फेक्टेंट को हम निर्जीव सतहों पर करते हैं।
है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? तो डिसइन्फेक्टेंट है। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग गैस स्टरलाइज़ेशन के लिए करते हैं, है ना? और नीडल स्टरलाइज़ेशन को हम फ्लेमिंग के द्वारा हम फ्लेम देते हैं। फ्लेम का मतलब समझ रहे हो? यानी कि मान लीजिए कोई देखा जाए तो ट्यूब टाइप से है ना? ट्यूब टाइप से है लोहे का और हम उसमें हम क्या करते हैं नीचे आग लगाते हैं, एक फ्लेम सी उठती है ना? आग आग का जो फ्लेम आप देखे होंगे, है ना? तो उसमें हम क्या करते हैं नीडल या फिर कोई भी उपकरण को जो देखा जाए तो धातु से बना है, तो हम क्या कर सकते हैं फ्लेमिंग के द्वारा हम उसे स्टरलाइज़ कर देते हैं। कोल्ड स्टरलाइज़ेशन तो ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग का उपयोग हम सतह की सफाई के लिए करते हैं। स्टरलाइज़ेशन शब्द का अर्थ क्या है? सूक्ष्मजीवियों का पूर्ण विनाश होना, है ना? इससे मस्त आराम से समझ सकते हो। स्पोर फ्री स्टरलाइज़ेशन तो ऑटोक्लेविंग, स्पोर खत्म हो जाएँगे पूरी तरह से। चलिए बात करते हैं थर्मामीटर स्टरलाइज़ेशन, है ना? तो थर्मामीटर का स्टरलाइज़ेशन हम अल्कोहल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, थर्मामीटर का कर सकते हैं। सिरिंज स्टरलाइज़ ऑटोक्लेव के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है ना? प्रयोगशाला सतह डिसइन्फेक्शन तो फेनॉल के द्वारा लाइसॉल जिसे कह सकते हैं, उससे कर सकते हैं। इंसिनरेशन किसके लिए है? तो कचरा प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं, जला देते हैं। ऑटोक्लेव में समय कितना लगता है? 15 से 20 मिनट लगता है ना? ओवन हॉट एयर ओवन, है ना? इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटा समय लगता है। जब हम हॉट एयर ओवन स्टरलाइज़ेशन तकनीक अपनाते हैं तो। फ़िल्टर का उपयोग क्यों होता है? तो तरल पदार्थों हेतु। तरल पदार्थों से जो गंदगी होगी उसे छानने के लिए हम क्या करते हैं? फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। ओटी में हवा शुद्धिकरण के लिए हम हेपा फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। कौन-सी गैस अत्यधिक जहरीली है? तो एथिलीन ऑक्साइड। आयोडीन का उपयोग स्किन एंटीसेप्टिक या आयोडीन का उपयोग हम क्या करते हैं? स्किन एंटीसेप्टिक के लिए, है ना? हेक्साक्लोरोफ़ीन हम साबुन में एंटीसेप्टिक है ना? साबुन में एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। डिसइन्फेक्टेंट की क्षमता तो फेनॉल गुणांक के द्वारा, ठीक है? उबालने की कमी या बॉयलिंग की कमी तो स्पोर नहीं मरेंगे। यदि हम उबालने में कमी कर देते हैं तो स्पोर नहीं मरते, है ना? जिससे कि क्या होगा हम ही कहीं न कहीं बीमार होंगे। यदि हम दूध लाए हैं और यदि हम उसे क्या करें कि हम गरम ही नहीं कर रहे, अच्छे से उबाल ही नहीं रहे, जो भी बीमारी यदि रही होगी उस पशु में, है ना? तो उसे दूध में बनी रही। अब जब उसकी स्पोर ही खत्म नहीं हुई तो जब हम पिएँगे तो क्या हो जाएँगे? बीमार हो जाएँगे। ऑटोक्लेविंग का सिद्धांत क्या है? दाब पर वाष्प। है ना? इस पे क्या करता है, कार्य करता है। एथिलीन ऑक्साइड गैस कम तापमान पर, है ना? अस्पताल कचरा को हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सैनिटाइज़र हाथ की सफाई के लिए होता है। ओटी का फर्श कीटाणुनाशक से धुलाई, है ना? ओटी का फर्श हमें क्या करना है यदि हम उसे स्टरलाइज़ करना चाहते हैं तो कीटाणुनाशक का उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके धुलाई करेंगे, है ना? कल्चर प्लेट निस्तारण तो ऑटोक्लेव, है ना? कल्चर प्लेट जो होता है यदि हम उसको हम क्या करें स्टरलाइज़ करें तो ऑटोक्लेव से कर सकते हैं। कौन-सी गैस स्टरलाइज़ेशन में नहीं आती तो नाइट्रोजन नहीं आती है। तो आपको ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है। फंगल इन्फेक्शन में डिसइन्फेक्टेंट की तरह कॉपर सल्फेट कार्य करता है। अस्पताल संक्रमण में नोसोकोमियल का उपयोग करते हैं। हाथ धोना क्यों आवश्यक? क्योंकि संक्रमण रोका जा सके। पीपीई किट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। ब्लीच का अनुपात क्या होना चाहिए? है ना? ब्लीच का तो 1:10 कौन-सा विकिरण प्रभावी नहीं है? तो इंफ्रारेड, है ना? प्रभावी नहीं है, कम प्रभावी होता है। ग्लासवेयर के लिए ओवन का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस संक्रमण नियंत्रण का मुख्य आधार हैंड हाइजीन होता है। स्टेरिलाइज़ेशन मॉनिटरिंग भौतिक, रासायनिक और जैविक के रूप में कार्य करता है और वहीं ओटी फ्यूमिगेशन कितनी बार? तो प्रोटोकॉल के अनुसार हम ओटी फ्यूमिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आ रही होगी समझ में, है ना? आई कि नहीं आई बताइए? आई कि नहीं आई? ठीक है? तो प्रयास करना है कि ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमने जितने भी पॉसिबल अब देखिए, हम इस प्रकार से करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करा रहे हैं कि हमें रटना नहीं है। हमें क्वेश्चन से ही आधा थ्योरी को डिस्कस कर लेना है ना? वहीं आपके लिए बहुत ही जल्दी देखा जाए तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो मेडिसिन वाला पार्ट जो हमारा जो सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तो थोड़ी हार्ड हार्ड सब्जेक्ट हैं, है ना? और देखा जाए तो कहीं न कहीं हो सकता है वैकेंसी भी आने वाली है ना? तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्दी देखा जाए तो हार्ड रूप में एक बुक लॉन्च होगी, जिससे कि हम लोग मस्त बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। बाद की चीज़ है होगा, नहीं होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, नहीं भी होगा तो फिर भी ज़िंदा ही रहेंगे, है ना? तो टेंशन तो लेना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीवन तो जिएँगे ना, तो टेंशन नहीं लेने का, बस मेहनत करने का और हमें सपोर्ट करने का। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा कुछ हो हमारा क्या यदि मैंने इस वेटरनरी के लिए कुछ वर्क करना स्टार्ट किया तो आपका फर्ज़ बनता है कि हम अपने भाई का हम क्या करें, सपोर्ट करें, है ना?
बाकी बहुत लोग हैं जो ना जाने क्या समझते हैं, है ना? तो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें बस मेहनत करते रहना है, घर वालों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ-वहाँ दिमाग नहीं भटकाने का, है ना? बाकी जीवन में बहुत टंटे हो रखे हैं, सबके हो रखते हैं, है ना? लेकिन कहते हैं कि यदि ट्रेन चली है, तो अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुँचेगी। कैसे? उसे बीच में रुकना भी पड़ता है, तो पर भी वो लास्ट-लास्ट में पहुँच ही जाती है। उसी प्रकार से यदि आप चल पड़े हो, तो अपने जीवन में बहुत मेहनत करना होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे ही साथ क्यों होता है जीवन में, मैं ही क्यों रह जाता हूँ, हर बार मैं ही क्यों रह जाता हूँ। लेकिन आप लेट से ही पहुँचोगे, लेकिन पहुँचोगे ज़रूर, है ना? ये ईश्वर का खेल होता है। कोई ना कोई पॉज़िटिव एनर्जी हमारे लिए बेहतर सोच के रखती है, बेहतर से बेहतर, है ना? तो मैं कोई ज्ञानबाज़ी नहीं कर रहा, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आप मेरे अनुज हो, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, जो भी हो, है ना? बस जो मेरे को समझ आ रहा है, जो मैं झेल करके आया हुआ हूँ, है ना? बस मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ, है ना? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऐसे ही बेट विज़न इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें।